इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड, बहुत बढ़िया, अच्छे होना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं भारत यात्रा में, पार्ट नंबर 7। ठीक है, आज हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डाटा बहुत डिस्कस करेंगे, बहुत सारे डाटा, बहुत सारे डेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। आज हम कोशिश करेंगे कि जो महात्मा गांधी जी हैं, जो नरम दल के लोग हैं, उनके बारे में बातें की जाएं। गरम दल में जो जो इवेंट हुए उनके बारे में हम बातें लिखेंगे, समझेंगे कि क्या क्या उन लोगों ने किया था। स्टोरी हमने पार्ट नंबर 6 में पढ़ी और हमने वो स्टोरी समझी कि किस तरह से HRA पार्टी, सचिंद्र सान्याल की पार्टी बाद में HSRA का रूप ले गई। 1928 में उसे भगत सिंह और आज़ाद जैसे फेमस लीडर ने उसे दोबारा रिओर्गनाइज किया। सचिंद्र सान्याल और राजेंद्र लाहेड़ी, रोशन लाल, इन सबको काकोरी रेल डकैती की वजह से फांसी हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी पार्टी खत्म नहीं हुई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और आज़ाद की लीडरशिप में HSRA ने बड़े बड़े काम किए। जैसे कि सबसे बड़ा काम साइमन कमीशन के दौरान लाला लाजपत राय का साथ देना और लाला जी की डेथ का जो रीज़न था, जनरल स्कॉट को मार डालना, और बड़े बड़े काम किए इन्होंने। ठीक है, और उसके बाद में फिर लास्ट में मैंने पिछले वाले यानी कि 6 पार्ट में हमने डिस्कशन किया था कि किस तरह से 23 मार्च को 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई और जो है आज़ाद जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। अल्फ्रेड नेशनल पार्क में, इलाहाबाद का जो अल्फ्रेड पार्क है उसके अंदर वो घेर लिए गए और उनका डेथ हुआ। ठीक है, तो इन सब की चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ठीक है, यहाँ नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया, ओके, पार्ट नंबर 7, ओके, पार्ट 7, ओके, ये देखिए पार्ट 7। इस पार्ट 7 में हम गरम दल के जो इवेंट्स थे उनके बारे में हम डाटा इकट्ठा करेंगे, डाटा लिखेंगे कि कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ, उन सब के बारे में बातें करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1925 में आपको याद होगा कि 1925 में काकोरी रेल डकैती हुई, काकोरी, ठीक है, काकोरी ट्रेन, ठीक है, ट्रेन लूट हुई। ओके, और उसके वो लूट में हिस्सेदारी HRA पार्टी की थी, जो कि सचिंद्र सान्याल की पार्टी थी। सचिंद्र, ठीक है, सचिंद्र सान्याल, ओके, सान्याल की पार्टी थी ये। ओके, और बाद में इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा 1925 में ही हमारे इंडिया में एक पार्टी भी बनी, CPI पार्टी। कहते हैं कि भगत सिंह इस पार्टी के बड़े फेमस, बड़े इसका जो है फेवर करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि रशिया के कार्ल मार्क्स और लेनिनिज्म आइडिया के बेसिस पर ये यहाँ बनाई गई थी। ठीक है, CPI, जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर 1925 में बन चुकी थी। ठीक है, ये मेनली इंडिया में कार्ल मार्क्स, ठीक है, रशिया के कार्ल मार्क्स आइडिया पर, रशिया के कार्ल मार्क्स के आइडिया बेसिस पर ये पार्टी यहाँ ऑपरेट कर रही थी, जो कि इंडिया में जो बड़े बड़े जमींदार थे उनका अपोज करती है। वेस्ट बंगाल में ये पार्टी बनी तो ये जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो कैपिटलिज्म अपनाते थे, पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक थे, उनका ये अपोज करती हुई ये पार्टी थी। कहते कि उस समय इसका निशान गेहूं की बालियां और दराती इसका निशान रहा था। CPI पार्टी गेहूं की बालियां और दराती का निशान लेकर ये सामने आई थी, ताकि ये पुअर सेक्शंस, पुअर वीकर सेक्शंस होते हैं, या जो लैंडलेस लेबर होती है, लैंडलेस फार्मर्स होते हैं, उनको बड़े बड़े जमींदारों की जो लैंड्स है वो छीन कर इनको प्रोवाइड कराई जाए और सोसाइटी में से कैपिटलिज्म को खत्म कर दिया जाए। ये CPI के सभी लोग सोशलिज्म को फॉलो करने वाले लोग थे। समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े जमींदार, बैंकर्स, लैंडलॉर्ड्स उनकी प्रॉपर्टी को
एक्वायर कर लिया जाता है और फिर वो इक्वली सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, जैसे कि व्लादिमीर लेनिन ने रशिया में किया था। 1917 के दिसंबर में जब व्लादिमीर लेनिन की बोल्शेविक पार्टी रशिया में अपनी गवर्नमेंट बनाती है, तब उन्होंने इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अपनी पब्लिक के बीच में किया था, यानी कि वहां वो लोग सोशलिज्म अपनाते हैं। और फिर जब 1922 में रशिया यूएसएसआर बन गया, यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर की फुल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ सोवियट्स एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक कंट्री। तो उन्होंने वहां पर सोशलिज्म अपनाते हुए रशिया का ये नाम दिया था। कहते हैं कि 1922 में लेनिन ने अपने कंट्री को यूएसएसआर में यूनाइटेड कर दिया था। लेनिन की वैसे डेथ हो गई थी, 1924 में ही लेनिन की डेथ हो गई थी। और हमारे यहाँ 1924 में आपको पता ही है कि यहाँ स्वराज पार्टी और भी बहुत सारी चीजें हो रही थी यहाँ पे। तो कार्ल मार्क्स के आइडिया बेसिस पर सीपीआई पार्टी यहाँ शुरू हुई। भगत सिंह इसका सबसे फेमस सपोर्टर था, बहुत अच्छा सपोर्टर था वो, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिएगा 1925 के बाद, ठीक है, 1925 के बाद आप देखोगे कि साइमन कमीशन इंडिया में आया, ठीक है। साइमन कमीशन 3 फरवरी को, 3 फरवरी 1928, ठीक है, 1928 को, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन इंडिया में आया। ये देखिए साइमन कमीशन, जिसमें 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स का एक ग्रुप था, ये 7 मेंबर्स ग्रुप, ठीक है। इसे कहां से भेजा गया था? इसे डायरेक्टली ब्रिटेन से भेजा गया था, ब्रिटेन, ठीक है, ये ब्रिटेन से भेजा गया था, ब्रिटेन से इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इसे यहां भेजा गया था, ठीक है। आपको मैंने कल यानी कि पुराने यानी कि लास्ट 6 नंबर वीडियो में मैंने बताया था कि ये साइमन कमीशन इंडिया में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1919 में लगाया गया था, उसके रिजल्ट्स के बारे में सर्वे था। ये उसके रिजल्ट्स के बारे में ये जानना चाहते थे, ठीक है। ये किसके बारे में था? 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के रिजल्ट्स के बारे में था, ठीक है। उसके रिजल्ट के बारे में ये लोग एक तरह से सर्वे कर रहे थे, इकोनॉमिक सर्वे था, ठीक है। अब इसका पंजाब में बड़ा विरोध हुआ। मैंने बताया था कि जब सर जॉन साइमन पंजाब में आए और उन्होंने वहां पर इस तरह का सर्वे करना शुरू किया, तो लाला लाजपत राय ऐसे बड़े लीडर ने इनका विरोध किया, ठीक है। इसका हेड जो था, इसका हेड था सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन इसका हेड था, इसलिए इसको साइमन कमीशन भी कहा गया। सर जॉन साइमन इसका हेड था, ठीक है। साइमन कमीशन इसीलिए इसका नाम पड़ा था। और इसका बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ, साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट हुआ। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, ठीक है, साइमन गो बैक, ठीक है। ए हाई लेवल प्रोटेस्ट, ए हाई लेवल प्रोटेस्ट हुआ इन पंजाब, पंजाब के अंदर, अमृतसर के अंदर और अलग अलग जगह पर, ठीक है, अलग अलग जगह पर इसका बड़ा विरोध हुआ, ओके। और इसका प्रोटेस्ट करते हुए लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, ओके, लाजपत राय इसका बड़ा विरोध कर रहे थे। प्लस एचएसआरए के मेंबर्स भी इसका बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। लाला लाजपत राय एंड एचएसआरए पार्टी जो यहाँ, ठीक है, ऑर्गेनाइज हो गई थी, वो इसका बड़ा विरोध कर रही थी। अब बात करते हैं एचएसआरए के बारे में ही, क्योंकि इस साइमन कमीशन में जब एचएसआरए काम कर रही है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एचएसआरए के बारे में, ठीक है, ओके, देखिए, ठीक है, एचएसआरए, ठीक है, 1928 में ही, ठीक है, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में ही एचएसआरए पार्टी बना दी गई थी, दिल्ली में, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन
रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, ये रिपब्लिकन एसोसिएशन तैयार कर दी गई थी, ठीक है, बाई चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद के थ्रू, एंड इसमें बहुत सारे लीडर और भी थे, चंद्रशेखर आजाद एंड भगत सिंह जैसे इसमें लीडर यहाँ इसको लीडरशिप करते हैं। और साइमन कमीशन का विरोध में भी HSRA पार्टी यहाँ नजर आ रही थी, ठीक है। यहाँ पर जिस ऑफिसर की ड्यूटी लगाई गई, साइमन कमीशन का जब प्रोटेस्ट पंजाब के लोग कर रहे थे, जिस ऑफिसर की ड्यूटी लगाई गई वो 2 ऑफिसर जनरल सैंडर्स, ठीक है। साइमन कमीशन के दौरान ब्रिटिश ऑफिसर थे, ठीक है, जिस ब्रिटिश ऑफिसर की बात कर रहा हूं वो थे एक, ठीक है, सैंडर्स, ठीक है, एक तो था सैंडर्स और दूसरे थे स्कॉट, जनरल सैंडर्स एंड जनरल स्कॉट। जनरल सैंडर्स और जनरल स्कॉट की ड्यूटी लगाई गई थी, और जनरल स्कॉट के कहने पर ही यहां लाठीचार्ज हुआ था। लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की बहुत बुरी हालत हो जाती है और फिर उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। जिस दिन लाठीचार्ज हुआ और जिस दिन लाला जी घायल हुए, वो डेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी लिख लेते हैं, ठीक है। ओके देखिए 30 अक्टूबर 1928, ठीक है, ये वो डेट थी जिस दिन, ठीक है, लाठीचार्ज हुआ, ठीक है, लाठीचार्ज इन अमृतसर, ठीक है, एंड लाला जी की डेथ हुई और लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। ओके बेटा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स है, इनके बारे में एक बार फिर रिकवरी कर लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब चीजें याद होनी चाहिए। वीडियो 6 में हमने इनकी स्टोरी सारी पढ़ी है, समझी है, और वीडियो 7 में हम लोग इनके बारे में डाटा इकट्ठे कर रहे हैं। ओके, तो देखिए 25 का काकोरी रेल डकैती लूट जो हमने बताई थी, सचिन सान्याल, अशफाक उल्लाह और राजेंद्र लाहिड़ी, इन सबकी लीडरशिप में हुआ। फिर इनके नाम पे शूट एट साइट के ऑर्डर निकले और फिर फांसी पे लटका दिया गया इनको, ठीक है। उसके बाद 3 फरवरी को साइमन कमीशन इंडिया में आया, 7 मेंबर्स ग्रुप थे। ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली से भेजे गए थे। ओके, ये टोटल 7 मेंबर थे। इनका हेड सर जॉन साइमन, इसीलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन पड़ा, ठीक है। इनका हेड कौन था? सर जॉन साइमन। ये किस लिए आए थे? ये इकोनॉमिक सर्वे करने के लिए आए थे, जो कि 10 साल पहले लगाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसके इकोनॉमिक सर्वे के लिए ये लोग आए हुए थे, ठीक है। ओके, दूसरी बड़ी बात कि इस समय जिस एरिया में इन्होंने सर्वे करना शुरू किया वो पंजाब का अमृतसर था, और वहां लाला जी और अदर बहुत सारे लोगों ने इसका बड़ा प्रोटेस्ट किया। पंजाब में सबसे फेमस वहां का दल अकाली दल हुआ करता है। अकाली दल के लोगों ने भी और गुरुद्वारा कमेटी ने भी, बहुत सारे लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट जब होने लगा, ब्लैक फ्लैग दिखाए गए, काले झंडे दिखाए गए सर जॉन साइमन को। उस समय यह भी बात हुई थी कि आप इसमें इंडियन मेंबर शामिल करो, लेकिन सर जॉन साइमन इसमें इंडियन मेंबर शामिल करने को तैयार नहीं थे। 2 मेंबर्स को यहां ऐड करने की बात हो रही थी। लाला जी ने डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और लाला हरदयाल इनको शामिल करने की बात कही थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनके लिए कोई बात एक्सेप्ट नहीं की। तब वहां के पंजाब के लोगों ने साइमन कमीशन के लिए साइमन गो बैक के नारे लगाए। साइमन गो बैक, ठीक है। ये साइमन गो बैक कब हुआ? 30 अक्टूबर 1928 में, जब ये लोग साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, और उस समय HSRA पार्टी भी इनका पूरा साथ दे रही थी। HSRA पार्टी जो बनी, वो उसको बनाने वाले चंद्रशेखर आजाद थे और भगत सिंह की लीडरशिप में बनी थी। और भूलना नहीं चाहिए, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में बनाई गई थी, क्योंकि HRA पार्टी सचिंद्र सान्याल और इन सब लोगों की डेथ के साथ ही लगभग एंड हो गई थी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि HRA पार्टी, जिसको सचिंद्र सान्याल ने शुरू किया था सबसे पहले, और उसके मेंबर राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल, अशफाक उल्लाह ऐसे मेन मेंबर हुआ करते थे। ये उनको फांसी लगाने के बाद लगभग ये पार्टी खत्म हो गई थी। फांसी कब लगाई गई? काकोरी रेल डकैती के लिए उनको 1927 में फांसी लगाई गई, दिसंबर में। काकोरी रेल डकैती लूट जो हुई थी, उसके लिए उनको फांसी
दिसंबर 1927 में लगाई गई थी। किसको? HSRA पार्टी के लीडर्स को। किन किन लीडर को? अशफाक उल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल और सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास दे दिया गया था। पूरी जिंदगी उनको जेल में रहना पड़ा। तो जब सिंपल सी बात है, जब HSRA पार्टी यानी कि HRA पार्टी डाउन जाने लगी, तब उसको दोबारा खड़ा करने के लिए ये लोग आए, उसको दोबारा खड़ा करने के लिए। कब डाउन हो गई? 1927 के दिसंबर में लगभग वो खत्म हो चुकी थी। काकोरी रेल डकैती के सारे जो मेन लीडर थे वो पकड़े गए थे। तो उसके बाद ये दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में बनाई। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सिंपल डाटा है, आपको सारी चीजें माइंड में अपने आप ही सेट हो जाएंगी। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। लाला जी की डेथ 30 अक्टूबर को उनके सिर पर लाठियां जब पड़ी तो उनके बाद वो घायल हो गए और उसके बाद 1 महीने के लगभग उनकी डेथ हो गई। जब लाला जी के सिर पर लाठियां पड़ी तो उन्होंने ये कहा कि मेरे सिर पर पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिश ताबूत में कील की तरह काम करेगी। मेरे सिर पे पड़ी हुई एक एक लाठी आपके, ठीक है, लाठी चार्ज जो अमृतसर में हुआ था, लाला जी के लास्ट वर्डिंग थे कि मेरे सिर पे पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिश ताबूत में कील की तरह काम करेगी। ये सैलाब रुकेगा नहीं, ये सैलाब बढ़ेगा और क्रांतिकारी आएंगे। मेरे मरने के बाद एक ऐसा सैलाब आएगा, एक ऐसा तूफान आएगा, एक ऐसी बाढ़ आएगी कि तुम क्रांतिकारियों को रोक नहीं पाओगे। इस तरह के लाला जी के वर्डिंग थे। लाला जी की डेथ हो गई और बाद में HSRA के मेंबर्स यानी कि जो 1928 में बनी थी, इन्होंने जनरल स्कॉट और जनरल सैंडर्स को मार डाला था। जनरल स्कॉट को 1929 में मार दिया था। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि 1929 में स्कॉट और सैंडर्स को कब मारा गया। ठीक है, ओके। तो देखिए इसके बाद बेटा, तो अब अगला पॉइंट कि इनको कब, जनरल स्कॉट और जनरल सैंडर्स को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, HSRA पार्टी के मेंबर्स ने कब गोली मार दी। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, देखिए 17 दिसंबर, ठीक है, 17 दिसंबर आप देखोगे 30 अक्टूबर को लाठीचार्ज हुआ था और फिर 17 दिसंबर को 1928 में 17 दिसंबर को 1928 में, ठीक है, भगत सिंह, ठीक है, ठीक है, ओके, भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह आजाद, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद और आजाद, ठीक है, एंड सुखदेव, ठीक है, सुखदेव राजगुरु, ठीक है, राजगुरु, इन सब लोगों ने मिलकर जो है राजगुरु, सुखदेव, आजाद और भगत सिंह, ठीक है, इन सब लोगों ने मिलकर, ठीक है, किसको मार डाला इस डेट पर। ठीक है, इन्होंने कप्तान, पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी। ठीक है, पुलिस कैप्टन, ठीक है, जनरल सैंडर्स, ठीक है, सैंडर्स को गोली मार दी। ओके, और स्कॉट को भी मार दिया गया, स्कॉट, ठीक है, किल्ड, मार दिए गए। ठीक है, उनको मार दिया गया, बदला लिया, लाला जी की डेथ का बदला लिया गया। ओके, उसके बाद आप देखोगे, ठीक है, उसके बाद 17 दिसंबर के बाद, ठीक है, अब जब इन्होंने स्कॉट को, सैंडर्स को गोली मार दी तो पुलिस की तरफ से इनके नाम पे शूट एट साइट के ऑर्डर निकले थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जिन्होंने गोली मारी है जनरल स्कॉट और सैंडर्स को, ठीक है, उनके नाम पे शूट एट साइट के ऑर्डर निकले। लोग इनको घरों में छुपाने को तैयार नहीं थे, लोग इनको बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो इसके लिए फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पब्लिक को अवेयर करने के लिए एक प्लान बनाया कि हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्बिंग करेंगे और वहां पर इंडिया के सारे लोग होंगे और वहां पर भगत सिंह अपनी बात रखेगा और वहां पर जज होंगे, पत्रकार होंगे, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये न्यूज़पेपर उस समय बड़ा फेमस हुआ करता था, BBC, इसको शॉर्टकट में हम BBC कहते थे, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, तो हम वहां पर अपनी स्पीच रखेंगे। भगत सिंह बहुत अच्छी फ्रंट इंग्लिश, आपको पता है कि मैंने बताया था कि बहुत ही फ्रीक्वेंट इंग्लिश वो बोलना जानता था और उसे पता था कि ये काम मैं कर सकता हूं।
तो इस काम के लिए फिर आजाद ने जिन दो लोगों को चुना जिन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब डाले, वो दो थे, भगत सिंह और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब डाला बहरे कानों को सुनाने के लिए। बहरे कानों को सुनाने के लिए धुएं के बॉम्ब डाले गए ताकि वो इंडिया के लोगों की आवाज सुन सके। ठीक है, उन्होंने वहां साम्राज्यवाद का नाश हो ये नारे दिए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब डालने के बाद खाली बेंचों पर बॉम्ब डाले गए ताकि किसी को कोई नुकसान न हो। उसमें किसी भी टाइप का कोई भी हार्मफुल एक्सप्लोसिव नहीं था, वो एक पटाखों की तरह फोड़े गए थे। ठीक है, और फिर उसके बाद भगत सिंह को जब जज ने पकड़ लिया, जज जो उसको कैटेगरी में लेके आए, तब उसने अपनी सारी बात रखी और एक बहुत ही फेमस स्पीच फिर बीबीसी के ब्रॉडकास्टिंग पेपर में, यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग पेपर में जर्नलिस्ट ने उसके बारे में लिखा। तो ये वही सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का बॉम्बिंग केस है। ओके, तो देखिए, ओके बेटा, उसके बाद देखिए कौन सी डेट थी। ओके, 8 अप्रैल। अब ये ध्यान सुनो, 8 अप्रैल, 8 अप्रैल को 1929, 8 अप्रैल को 1929 में, ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल का प्रोटेस्ट करते हुए, पब्लिक सेफ्टी बिल का प्रोटेस्ट करते हुए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ये एक पब्लिक सेफ्टी बिल इंडिया में लाया गया था, जिसके बाद वो आपको बताया था मैंने एक बार आर्म्स एक्ट भी लगाए गए थे इंडिया में। 1878 में आर्म एक्ट लगे थे, वर्नाक्यूलर और आर्म एक्ट एक साथ लगे थे कि हथियार प्रतिबंध कानून। तो इस तरह का ये कानून यहाँ पब्लिक सेफ्टी बिल यहाँ पर लाया गया। तो इंडिया के लोग इसे पास नहीं होने देना चाहते थे, पब्लिक सेफ्टी बिल के बिल्कुल अगेंस्ट थे। उससे पहले साइमन कमीशन आया ही था। तो ये एक के बाद एक ब्रिटिशर्स यहाँ पर नए नए रूल बना रहे थे, नए नए रूल बनाने के लिए प्रपोजल तैयार कर रहे थे, जिसका बड़े लेवल पे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इस पब्लिक सेफ्टी बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब किया। ओके, तो देखिए इसके विरोध में, इसके प्रोटेस्ट में हुआ ये, प्रोटेस्ट में, ठीक है, इसके प्रोटेस्ट में इन्होंने, ठीक है, दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, स्मोक बॉम्ब डाले, स्मोक बॉम्ब, ठीक है, स्मोक बॉम्ब डाले गए। ओके, जिसके लिए जिम्मेदार कौन थे? भगत सिंह, ओके, और बी के दत्त, बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने बॉम्बिंग किया वो ये लोग थे। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब डाले ताकि बहरे कानों को सुनाया जा सके। ठीक है, उसके बाद ये पकड़े गए, फिर इनको जज के सामने लाया गया। तब भगत सिंह ने अपनी फेमस स्पीच 8 अप्रैल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव 1929 में अपनी एक स्पीच उनको वहां दी और फिर ये जेल में डाल दिए गए। ठीक है, उसके बाद बटुकेश्वर दत्त को बड़ा टॉर्चर किया गया, बहुत टॉर्चर किया गया बटुकेश्वर दत्त को। और टॉर्चर करने के बाद कहते हैं कि हाई लेवल टॉर्चर होता था, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और बाकी क्रांतिकारियों को जेल में खाना भी अच्छा नहीं मिलता था, कितनी बुरी हालात उन लोगों की वहाँ होती थी। फिर भी ये लोग अपनी जो है इंकलाब जिंदाबाद सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, ये लोग गीत गाते और ये कभी भी अपने माथे पर, अपने चेहरे पर जो है निराशा के भाव नहीं लाते थे। इसके बाद इनको जेल में डाल दिया गया था। ओके, उसके बाद देखिए, ठीक है, साइमन कमीशन का, ठीक है, साइमन कमीशन का जिन्होंने विरोध नहीं किया, ठीक है, वो भी दो पार्टियां थी, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियंस पार्टी ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। दो पार्टी ऐसी थी इंडिया में
जिन्होंने साइमन कमीशन के आने का प्रोटेस्ट नहीं किया, विरोध नहीं किया इंडिया में। ये भी एक यादगार पल था कि जब सारा भारत साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था, तो फिर पंजाब के अंदर यूनियंस पार्टी, पंजाब यूनियंस पार्टी और जस्टिस पार्टी, इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया था। ओके, जैसे तैसे बाद में, इसके बाद पब्लिक सेफ्टी बिल के बाद ये तो, या बॉम्बिंग डालने के बाद ये तो पकड़ लिए गए, जेल में चले गए। इन लोगों की बाकी टाइम जेल में कटा। इधर 1929 में ही लाहौर सेशन हुआ कांग्रेस का, और पूर्ण स्वराज की डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई। स्वराज पार्टी और कांग्रेस का जॉइंट ऑपरेशन स्वराज पार्टी के थ्रू पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई, जो पहले 1923 से स्वराज की डिमांड कर रही थी। आपको याद ही है कि स्वराज पार्टी 1923 में बनी थी और CR दास और मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में बनी थी। CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अब वही पार्टी 1929 में लाहौर कांग्रेस के दौरान, लाहौर सेशन के दौरान पूर्ण स्वराज की डिमांड करती है। ओके देखिए, ओके देखिए, ठीक है, 1929, ठीक है, पूर्ण स्वराज, ठीक है, इन लाहौर कांग्रेस सेशन, लाहौर की कांग्रेस सेशन में, ठीक है, पूर्ण स्वराज की डिमांड रख दी गई। ठीक है, ओके, पूर्ण स्वराज की जो अपना लक्ष्य घोषित कर दिया गया। और फिर 31 दिसंबर को 1929 में, ठीक है, 31 दिसंबर को 1929 में यही वो डेट थी जब रात के 12 बजे मिडनाइट 12, ठीक है, मिडनाइट, ठीक है, रात के 12 बजे, ठीक है, रात के 12 बजे इन लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे और कांग्रेसी लीडर सब ने मिलकर रावी रिवर के किनारे रात के 12 बजे 31 दिसंबर को पूर्ण स्वराज की डिमांड रखते हुए, दिसंबर में ये हुई थी पूर्ण स्वराज की डिमांड। ये कब हुई थी? दिसंबर में ये पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी। ये देखिए, दिसंबर में की गई थी। ओके, तो उसी दिसंबर में फिर 31 दिसंबर को रात 12 बजे जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर में रावी नदी के किनारे अपना तिरंगा झंडा लहरा देते हैं। ठीक है, ट्राई कलर तिरंगा, ठीक है, तिरंगा, ठीक है, क्या अपना देते हैं? तिरंगा झंडा, ठीक है, 3 रंग का ट्राई कलर, ठीक है, ट्राई कलर फ्लैग, ठीक है, रावी नदी के किनारे फहरा दिया जाता है। ठीक है, ट्राई कलर फ्लैग जो है रावी नदी के किनारे ये लहरा देते हैं और इंडिया को पूर्ण स्वराज घोषित कर देते हैं कि इंडिया आज के बाद टोटल इंडिपेंडेंस अपनाएगा, ब्रिटिशर्स की कोई गुलामी हम नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह से टोटल इंडिपेंडेंस हमने अपनाया। और फिर 26 जनवरी, इसके बाद अगले साल 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने डिक्लेयर किया, कांग्रेस डिक्लेयर भी करती है, सेलिब्रेट करती है, कांग्रेस सेलिब्रेट फर्स्ट पहला इंडिपेंडेंट डे मनाया गया, फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे। ठीक है, ओके, पहला इंडिपेंडेंट डे मनाया गया। देखिए, इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है कि वो फिर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा थे। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सभी चीजें ध्यान से देखो और समझो इन चीजों को। ठीक है, क्योंकि पार्ट 6 में हमने बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली है, समझ ली है, उनके बारे में ही है। 17 दिसंबर को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु पुलिस कैप्टन जनरल सैंडर्स और स्कॉट को मार डालते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। और मैंने आपको बताया भी था कि लाला जी की डेथ 30 अक्टूबर को हो गई थी। उसके बाद इन्होंने बाद में दिसंबर में इसको मार दिया। ठीक है, 30 अक्टूबर को जब साइमन गो बैक के नारे लगाते हुए लाला जी के सिर पर लाठियां पड़ी तो वो मर चुके थे।
उनके बाद उनकी 1 महीने के बाद बीमार रहे लगभग, उसके बाद डेथ हो गई। ठीक है, उसके बाद 8 अप्रैल को पब्लिक सेफ्टी बिल का प्रोटेस्ट करते हुए भगत सिंह ने प्रोटेस्ट करते हुए दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्मोक बॉम्ब डाले और उनका टारगेट यही था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए बॉम्ब की जरूरत पड़ती है। ब्रिटिशर्स उनके अकॉर्डिंग बहरे कान थे क्योंकि वो इंडिया की लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी उसको सुन नहीं रहे थे। जो इंडिया में ब्रिटिशर्स की वजह से हालत खराब हो गई उसको वो सुन नहीं रहे थे। इन चीजों को करते हुए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ओके, और फिर उनको पकड़ लिया गया और फिर फांसी की सजा हुई। जनरल स्कॉट और जनरल सैंडर्स को मारने में और अदर बहुत सारे जो कॉन्स्पिरेसी केस उन पे लगे हुए थे उसके लिए उनको फांसी की सजा हुई। ओके, जिन्होंने बॉम्ब डाला वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे और ये भी पता था इनको कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में BBC भी होगा, यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन। ठीक है, BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, कॉरपोरेशन वहां पर होगा। मतलब कि ब्रिटेन का एक अच्छा न्यूज़पेपर वहां होगा। ठीक है, ये इनको पता था, इसीलिए उन्होंने सब कुछ प्लानिंग के वे में ये सब किया ताकि ये अखबारों में छपे और ब्रिटिशर्स की काली सच्चाई लोगों के सामने आए। भगत सिंह एक बार ये चाहता था कि मैं ब्रिटिशर्स का असली चेहरा लोगों को दिखाऊं ताकि लोग समझ पाएं कि ब्रिटिशर्स क्या है, उनकी असलियत क्या है। ठीक है, क्योंकि आज हमारे लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। भगत सिंह ये फील कर रहा था कि जब हमारे नाम पे शूट एट साइट के ऑर्डर निकले तो हमारे लोग हमें घर में इधर उधर छुपाने से इनकार करते हैं। हमारे किसी आदमी ने ऐसे सारे लोगों के पते बताए, हमारे इंडिया के लोगों ने ब्रिटिश को ये बताया कि ऐसे सारे के लोग कहां कहां हैं। जब हमारे लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर किसके लिए लड़े हम। इसलिए उन्होंने ये टारगेट किया और उसके बाद वो पकड़े गए। ठीक है, टारगेट यही था। ओके, दूसरी बात, 31 दिसंबर को फिर फाइनली जो है तिरंगा झंडा रावी नदी के किनारे, रावी रिवर के किनारे कश्मीर में ट्राई कलर फ्लैग को कांग्रेस ने जो है फहराया और पूर्ण स्वराज अपनाया। पूर्ण स्वराज जो कि कांग्रेस की लाहौर सेशन की डिमांड थी कि अब ब्रिटिशर्स हमारे साथ किसी टाइप का कोई वो नहीं कर सकते, हम लोग अपनी गवर्नमेंट खुद बनाने को तैयार हैं। एक्चुअल में हो क्या रहा था, एक्चुअल में 1924 के बाद ब्रिटिशर्स बड़े एरोगेंट वे में इंडिया के लोगों को ट्रीट करने लग रहे थे। वो सप्रेशन पॉलिसी अपना रहे थे, बहुत बुरे लेवल पे लोगों को मारा पीटा जा रहा था। जब से काकोरी रेल डकैती हुई, जब से गरम दल सामने आया तो उन्होंने इंडिया के लोगों को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करना शुरू कर दिया था और बहुत ही अलग वे में अग्रेसिव पॉलिसी अपनाते हुए वो सब लोगों को ट्रीट कर रहे थे। इंडिया के लोगों को वो कुछ नहीं समझते थे, उनके अकॉर्डिंग कि इंडिया के लोग अपनी गवर्नमेंट नहीं चला सकते। विंस्टन चर्चिल उस समय के बहुत ही फेमस ब्रिटिश रहे हैं। विंस्टन चर्चिल ने ये कहा कि इंडिया के ऊपर अगर ब्रिटिशर्स राज कर रहे हैं तो वो एहसान कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं हम, क्योंकि इंडिया के लोग खुद राजपाट करने के लिए बने ही नहीं है। इंडिया के लोगों को राजपाट करना ही नहीं आता, हम एडमिन कर रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं। तब स्वराज पार्टी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कहा कि भाई हमें एहसान नहीं चाहिए तुम्हारा, तुम यहां से निकलो, लीव इंडिया इन गॉड हैंड, भारत को भगवान के हाथों छोड़ के तुम निकलो यहां से। स्वराज पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर 1923 से लेकर 1928-29 तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लोगों ने तैयार किया और जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तैयार हो गया 1928-29 तक हमने 3-4 साल में अपने अपने तरीके से हमने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को हम दिखाना चाहते थे कि इंडिया के लोग खुद का एडमिन कर सकते हैं, उन्हें किसी भी अदर पावर की जरूरत नहीं है। विंस्टन चर्चिल जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल गए इंडिया के लोगों के बारे में कि दे आर नॉट एबल टू एडमिन, दे आर नॉट एबल टू एडमिन इंडियन गवर्नमेंट, कि वो इंडियन गवर्नमेंट को एडमिन नहीं कर पाएंगे, दे आर नॉट एबल। तो हम दिखाना चाहते हैं कि इंडियंस की एबिलिटी क्या है। इसीलिए फिर 1928 स्वराज पार्टी और अदर
पार्टी मेंबर्स, कांग्रेस वगैरह सब ने मिलकर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। मोतीलाल नेहरू ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। और जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया तो फाइनली 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहला इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किया, पहला आजादी का दिन। 15 अगस्त हमारा पहला आजादी का दिन ब्रिटिशर्स को भगाने के बाद हमने मनाया था, लेकिन हमारे लीडर्स ने ये आजादी का दिन 26 जनवरी को पहले ही मना लिया था 1930 में। यानी कि ठीक 17 साल पहले आजादी का दिन हमने अपनी तरफ से टोटल इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हुए मना लिया था। इसी डेट को याद करने के लिए बाद में हमने अपना रिपब्लिक डे भी इसी डेट पे रखा। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पहले ही तैयार हो गया था, 2 महीने वेट किया हमने। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था 1949 में। तो हमने 1949 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह अडॉप्ट नहीं किया, 26 जनवरी का वेट किया अगले साल 1950 में। और फिर 26 जनवरी को ही हमने उस डेट को याद रखने के लिए, जो पहली बार इंडिपेंडेंट डे मनाया गया था, उस डेट को याद रखने के लिए इंडिया के इंडिपेंडेंस को याद रखने के लिए इंडिया को रिपब्लिक डे बना दिया गया। अब आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि 26 जनवरी को हम लोग, ठीक है, 1950 में पहली बार रिपब्लिक डे मनाते हैं। इंडिया के लोग पहली बार जब उन्होंने रिपब्लिक डे मनाया तो उसी डेट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। भारत गणतंत्र जब हुआ पहली बार तो वो 26 जनवरी 1950 था, ठीक है। तो इस डेट को याद करते हुए सब किया गया था। इतनी सारी बातें हैं। अब उसके बाद में हम बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस की मूवमेंट, महात्मा गांधी मूवमेंट, क्योंकि 1930 का टाइम आ गया। अब इंडिया में HSRA पार्टी लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि 1931 में HSRA के पार्टी लगभग मेंबर सारे पकड़े गए या मारे गए। आजाद भी मारा गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जेल में है इस समय। आपको पता ही है 1 साल के बाद फांसी होगी उनको। 1930 में वो जेल में है, 1931 में 23 जनवरी को फांसी हो जाएगी। तो HSRA लगभग खत्म हो चुकी थी और लोकल पार्टी को भी उन्होंने बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके खत्म कर दिया था। अब गांधी जी एक बहुत बड़ी मूवमेंट चाहते थे। 26 जनवरी के बाद गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया। 26 जनवरी के बाद गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को अल्टीमेटम दिया। विंस्टन चर्चिल के बाद नया लॉर्ड जो यहां पर था वो लॉर्ड इरविन थे, 1930 के आसपास लॉर्ड इरविन, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते ही गांधी जी कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ओके बेटा। इसके बाद हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे और यहां मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हम शुरू करेंगे। ओके ओके बेटा, तो हम शुरू करेंगे अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। ओके, तो देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हम इसको कहते हैं, आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन हम इसको कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? गांधी जी इसका मतलब क्या बताते हैं, क्या मतलब निकलता है इस चीज का, ठीक है। गांधी जी ने ये देखा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान जो 1920 में हुआ था, 21 में हुआ था, भारत जो है असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था, उसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि जब शहर के लोग यानी कि जो सिटी के लोग थे उन्होंने जो है जॉब वगैरह छोड़ दी थी और स्कूल में बच्चे ब्रिटिश स्कूल को छोड़ चुके थे, ठीक है। इंडिया के लोग ब्रिटिश प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देते हैं और बॉयकॉट किया जाता है। ऐसा कुछ प्रोसेस नॉन कोऑपरेशन के टाइम में रहा था कि जॉब छोड़ दो, इस तरह की बातें कही गई थी। इस बार गांधी जी का आइडिया ये था कि एक ब्रॉड बेस मूवमेंट हमें करनी है, तो उसके लिए हमें शहर के लोग भी चाहिए होंगे, हमें गांव के लोग भी चाहिए होंगे,
क्योंकि अगर नॉन कोऑपरेशन के दौरान शहर के लोग साथ छोड़ देते हैं तो देखोगे वो ऑटोमेटिकली डाउन होती चली जाती है। तो हम नहीं चाहते कि इस बार ऐसा कुछ हो, इसीलिए गांधी जी ने सलाह दी कि जॉब मत छोड़ो। आप एज ए वकील उनका काम कर रहे हो, जॉब मत छोड़ो। एज ए पुलिसमैन आप उनका काम करो, जॉब मत छोड़ो। आप उनकी जॉब मत छोड़िए, ठीक है, जॉब करते रहिए, लेकिन जो भी ऑर्डर वो पास करते हैं उसको मानने से भी इनकार करें। मतलब जो भी ऑर्डर वो पास करते हैं उनको आप डिसओबीडियंस कीजिए, अवज्ञा कीजिए। इसको सिविल नाफरमानी भी कहा जाता है। जो ऑफिसर के रूप में, अधिकारी के रूप में इंडियंस हैं, जो क्लर्क के रूप में इंडियंस हैं, जो एक ऑफिसर्स के रूप में इंडियंस हैं, या फिर आर्मी में इंडियंस हैं, पुलिस में इंडियंस हैं, वो उनके ऑर्डर्स को मानने से ही इनकार कर दें, जॉब ना छोड़ें। आखिरी में दुखी होकर, परेशान होकर इनको इंडिया छोड़ना पड़ेगा। सिविल नाफरमानी, इसको कहा गया सिविल नाफरमानी, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस, इसको सिविल डिसओबीडियंस भी कहा गया। डिसओबीडियंस, ओबीडियंस। गांधी जी इस तरह का एक सत्याग्रह चाहते थे। क्या चाहते थे? इस तरह का एक सत्याग्रह चाहते थे, सत्याग्रह चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सब लोग एक साथ आने को तैयार नहीं थे। उस समय प्रॉब्लम ये थी कि ऊंची जाति, छोटी जाति, बड़ी जाति, ये बड़ी दिक्कत थी। 1930 के आसपास एक और भी बड़ी मूवमेंट चल रही थी। बी आर अम्बेडकर ने 1927 से लेकर 1935 के बीच में टेंपल एंट्री मूवमेंट शुरू किया हुआ था, जो कि ऊंची जाति के खिलाफ था। 1927 से लेकर और 1935 के बीच में, ठीक है, टेंपल एंट्री मूवमेंट, मंदिर प्रवेश आंदोलन, टेंपल एंट्री मूवमेंट, ठीक है, शुरू किया हुआ था। ओके, किसने शुरू किया भाई? बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट अपर कास्ट, अपर कास्ट, अपर कास्ट के अगेंस्ट इन्होंने शुरू किया हुआ था। तो इस आंदोलन का बड़ा असर था। बी आर अम्बेडकर महार कास्ट के रहने वाले थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, तो उन्होंने इस मंदिर प्रवेश आंदोलन में अपनी महार जाति के लोगों को इकट्ठा करके अपर कास्ट के खिलाफ बड़ी मूवमेंट शुरू कर दी थी। बी आर अम्बेडकर के थ्रू ही 1930 में, 1930 में ही एक दलित ग्रुप एसोसिएशन भी बना था। 1930 में ही एक ग्रुप भी बनाया, दलित ग्रुप एसोसिएशन। 1930 में ही दलित ग्रुप एसोसिएशन भी बनाया गया था, ठीक है। अब ऐसे में गांधी जी सब लोगों को एक साथ लाके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल सी टास्क है। सब लोग एक साथ कभी नहीं आएंगे। गांधी जी ये चाहते थे कि एक ऐसा बड़ी मूवमेंट बने जिसमें व्यापारी भी हों, जिसमें मजदूर भी हों, जिसमें भूमिहीन किसान, लैंडलेस लेबर भी हो, जिसमें बड़े जमींदार भी हों। अब प्रॉब्लम ये थी कि बड़े जमींदार को अपने साथ बिठा लिया तो वो भूमिहीन किसान खिसक लेते थे, और अगर भूमिहीन किसान, लैंडलेस लेबर को अपने साथ बिठा लिया, मूवमेंट में शामिल कर लिया, तो बड़े जमींदार खिसक जाते थे। एक को पकड़ के लाए, दूसरा निकल लेता था। ब्राह्मण को अपने साथ मिला लें गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस में, तो ये लोअर कास्ट के लोग भाग जाते थे, और लोअर कास्ट को बिठा लिया तो ब्राह्मण खिसक लिए। प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये सब कैसे पॉसिबल होगा। ब्रिटिशर्स को हमने टोटल इंडिपेंडेंस मना तो लिया, हमने पहला इंडिपेंडेंट डे भी 26 जनवरी को मना लिया, 26 जनवरी को 1930 में मना लिया, हमने अपना स्वराज झंडा भी फहरा दिया, ट्राई कलर फ्लैग भी हमने रावी नदी के किनारे फहरा दिया। लेकिन फ्लैग होस्टिंग हो गई, सारे काम हो गए, लेकिन इंडिया की पब्लिक को ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़ा कैसे करें, यूनाइटेड कैसे करें? बड़ी उधेड़ बुन, बड़ी समस्याएं। और ऐसे में ब्रिटिशर्स ने एक और अनाउंस चीज कर दी, एक और बड़ी चीज अनाउंस कर दी। कंफ्यूजन 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 बढ़ रहा था, और वो थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस।
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। अब ये क्या है? गोलमेज सम्मेलन, वो भी इसी समय शुरू हो गए 1930 में, वो भी इसी समय शुरू हो गई। कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो देखिए वो कब थे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, तो देखिए यहां पर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए। 3 राउंड टेबल ठीक है कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए। ओके, ये सब कहां हो रहे थे? लंदन में हो रहे थे, यूके में, लंदन यूके। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन सी डेट पे हुआ वो देखो, फिर इनके बारे में बताऊंगा इनका मतलब क्या था, इसमें क्या होना था, इनके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके बारे में तो समझ में आएगी आपको कि ये टेंपल एंट्री मूवमेंट क्या थी, मंदिर प्रवेश आंदोलन। छोटी जाति के लोगों को भी मंदिर में जाने का अधिकार मिलने चाहिए। छोटी जाति के लोग मंदिर में क्यों नहीं जा सकते? उनके अलग कुएं क्यों हैं? उनके पानी के लिए अलग ट्यूबवेल्स क्यों हैं? उनको अधिकार क्यों नहीं मिलते? तो इसलिए अम्बेडकर ने ये सब शुरू किया था, ग्रुप बना लिया था अलग से ही। ठीक है, तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुए थे ये सारे लगभग। ठीक है, लंदन में हुए। तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 12 नवंबर 1930। ये देखो, ये हमें याद रखनी है भाई। ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, फर्स्ट RTC, इसको लिखेंगे RTC 1। लो भी समझ जाओगे, RTC 1 का मतलब है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1। RTC 1, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1। ठीक है, ये 12 नवंबर को हुआ। ठीक है, उसके बाद 12 नवंबर के बाद देखिए फिर 7 सितंबर को 7 सितंबर 1931। ठीक है, ये था RTC 2। और अब RTC 3 जो था वो 17 नवंबर 1932। ये देखिए, ये RTC 3 था, RTC 3। अब इनके बारे में समझ लेते हैं, ये RTC क्या है। गांधी जी ब्रॉड बेस मूवमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उस बीच में RTC भी आ गए हैं। ठीक है, RTC 1 क्या है? ब्रिटिशर्स जब इंडिया के लोगों ने 26 जनवरी को 1930 में पूर्ण स्वराज अपनाते हुए पहला इंडिपेंडेंट डे बना लिया, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि इंडिया के लोग अब हाथ से गए, तो इनके साथ हम बातचीत करना चाहते हैं। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है बातचीत के दौर। इंग्लैंड के लोग इंडिया की पार्टी से बात करना चाहते हैं, कांग्रेस से बात करना चाहते हैं, मुस्लिम लीग से बात करना चाहते हैं, हिंदू महासभा से बात करना चाहते हैं, CPI से बात करना चाहते हैं, जो पार्टी यहाँ पर उनके साथ वो बातचीत करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने सबको इन्विटेशन दिया, लंदन में आए और बात करें। अगर इंडिया के लोग गवर्नमेंट में आना चाहते हैं तो हम उनको 50-50 गवर्नमेंट में ला सकते हैं। हम उनको 50-50 गवर्नमेंट में ला सकते हैं, 50% उनका, 50% हमारा। डोमेनियन स्टेटस की बात कर रहे थे। ये किसकी बात कर रहे थे? डोमेनियन स्टेटस। डोमेनियन स्टेटस। ठीक है, डोमेनियन स्टेटस को टारगेट रखा गया था इसमें। ठीक है, डोमेनियन स्टेटस हम दे सकते हैं, इस तरह की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बातचीत हो रही थी। जो राजा नवाब ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर काम करना चाहे आ सकता है, मोस्ट वेलकम। ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ब्रिटिशर्स का कंट्रोल इंडिया से कम हो गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ब्रिटिशर्स का कंट्रोल लगभग खत्म हो गया था, जिसका हमने एग्जांपल देखा भी था। गांधी जी की तीनों मूवमेंट सक्सेसफुल रही थी और नॉन कोऑपरेशन भी काफी बढ़िया रहा था। तो अब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि आधा आधा राजपाट हम कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले राउंड टेबल में कांग्रेस जैसे बड़े बड़े जो पार्टीज थी वो गई ही नहीं, क्योंकि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में लंदन में हो रहा था 12 नवंबर को, और इस समय गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया हुआ था, तो कांग्रेस गई नहीं।
कांग्रेस के कोई लीडर वहां बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचे, तो कोई फैसला नहीं हुआ। ठीक है, फिर राउंड टेबल सेकंड हुआ 7 सितंबर 1931 में। इसमें महात्मा गांधी गए थे, क्योंकि ये सिविल डिसोबीडियंस एंड कर दिया गया था, बीच में थोड़ा रोक दिया गया था। अब उसका रीजन क्या तो वो भी बताऊंगा। लेकिन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी डोमिनेंस स्टेटस पे गांधी जी या बाकी कोई भी लीडर तैयार नहीं हुआ। जिस तरह की ये शर्तें रख रहे थे, हमें नौकर बनाया जा रहा था, वो मालिक बन रहे थे। 50-50 गवर्नमेंट में भी हम नौकर वो मालिक, हाईएस्ट ऑफिसर्स ये रहेंगे, लोअर ऑफिसर हम रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी में हायर पोजीशंस पे ये रहेंगे, हम लोग डाउन पे रहेंगे। मतलब कि मक्खन मक्खन ये खाना चाहते हैं और छाछ छाछ हमें पिलाना चाहते हैं। चलेगा? नहीं चलेगा। किसी तरह तैयार नहीं है ये लोग। तीनों राउंड टेबल डोमिनेंस स्टेटस के इश्यू पर फेल हो गया। कुछ राजे महाराजे गए थे, मुस्लिम लीग भी गई थी, वो भी तैयार नहीं हो पाए। जिस कंडीशन पे ये लोग राजपाट देने को तैयार थे ब्रिटिशर्स, वो सही नहीं था। तीसरे राउंड टेबल में मैकडोनाल्ड, वहां का प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड था। पहले दो राउंड टेबल में वहां का विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल पहले दो में, और लास्ट वाला रेमजे मैकडोनाल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीएम, ठीक है, पीएम इंग्लैंड का जो पीएम था उस समय, वो था रेमजे मैकडोनाल्ड। ये देखिए, रेमजे मैकडोनाल्ड। जब तीनों राउंड टेबल फेल हो गए, बातचीत का कोई हल नहीं निकला, तो रेमजे मैकडोनाल्ड ने इंडिया के अंदर डिवाइडेशन डालने के लिए कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर कर दिया। कम्युनल अवार्ड कि लोअर कास्ट के लोगों को हम सेपरेट इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। इंडिया की यूनिटी को तोड़ने की तैयारी हो गई कि ये सेपरेट हो जाएंगे, और मुस्लिम तो पहले ही सेपरेट है, हिंदू अलग है, और ये लोअर कास्ट जो है ना, ये भी हम हिंदू मुसलमानों से अलग कर देंगे, तो ये टूट कर बिखर जाएंगे। इन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया? अनाउंस लिख लेते हैं, अनाउंस। ठीक है, इन्होंने अनाउंस किया। ठीक है, कम्युनल अवार्ड इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कम्युनल अवार्ड फॉर बैकवर्ड कास्ट, फॉर दलित कास्ट। ठीक है, सेपरेट इलेक्शन सिस्टम, सेपरेट इलेक्शन सिस्टम, जिसका गांधी जी ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था। अंबेडकर तो रेडी हो गए थे इस चीज के लिए, अंबेडकर तो मान रहे थे बढ़िया काम हो गया भाई, जो भी हुआ अच्छा हुआ। ठीक है, अच्छा हुआ। एक बार इन्हीं सारी चीजों को एक बार रिपीट कर लेते हैं बेटा, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट इसको रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने से पहले मैंने आपको ये बताया कि उस समय टेंपल एंट्री मूवमेंट भी हो चुकी थी। बी आर अम्बेडकर जो कि अपर कास्ट के लीडर, अपर कास्ट के अगेंस्ट ये मूवमेंट कर रहे थे। 1930 में ही बी आर अम्बेडकर ने दलित ग्रुप एसोसिएशन भी बनाया। फिर 3 राउंड टेबल हुए, लंदन यूके में हुए, डोमिनेंस स्टेटस की बातें करनी थी, लेकिन तीनों फेल रहे, अलग अलग रीजन से वो फेल रहे। लेकिन फाइनली तीसरे राउंड टेबल में 17 नवंबर 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कम्युनल अवार्ड अनाउंस कर दिया कि लोअर कास्ट के लोगों को हम सेपरेट इलेक्शन कराने को तैयार हैं, और बी आर अम्बेडकर इसके लिए तैयार हो गए। इससे गांधी जी को बहुत बुरा लगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई? आपको याद होगा कि गांधी जी ने 26 जनवरी के बाद, 26 जनवरी 1930 के बाद में इन्होंने 31 जनवरी को 1931 में ठीक है, जो है लॉर्ड इरविन को एक लेटर भेजा। उस लेटर में 11 डिमांड थी, 11 डिमांड्स उनमें रखी गई थी, जिसमें साल्ट और बहुत सारी डिमांड थी कि सॉल्ट के ऊपर इंडिया के लोग टैक्स नहीं देंगे। ऐसा प्रपोजल 31 जनवरी को भेजा गया था, 11 डिमांड का लॉर्ड इरविन को भेजा गया था। लॉर्ड इरविन
जिसमें नमक के ऊपर टैक्स नहीं देंगे इंडिया के लोग, शराब की दुकानें बंद हो, पॉलिटिकल प्रिजनर्स छोड़े जाएं जो कि जेल के अंदर बंद है, जिनका कोई कसूर नहीं है, आपने बहुत साल से जेल में बंद कर रखा, उनको छोड़ दिया जाए, ठीक है, इस तरह की। और कारोबार में टैक्स में रिलैक्सेशन दिया जाए, ट्रेड के अंदर जो ट्रेडर्स हैं उनको टैक्स रिलैक्सेशन दिया जाए। बहुत सारी 11 डिमांड उसको दे दी गई और अल्टीमेटम दिया गया कि भाई अगर आपने 11 मार्च तक हमारी डिमांड नहीं मानी, 1930 तक आपने हमारी डिमांड नहीं मानी, तो इसके बाद ये लास्ट डेट दी गई, ये थी लास्ट डेट, ठीक है। अगर इस लास्ट डेट तक आपने हमारी डिमांड नहीं मानी, 11 मार्च लास्ट डेट है, अगर आपने हमारी डिमांड नहीं मानी तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करेंगे, हम नमक कानून तोड़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। गांधी जी को ऐसा लगता था कि अगर पब्लिक को साथ लेके आना तो हमें नमक को इश्यू बनाना पड़ेगा, क्योंकि नमक लोअर, अपर, जमींदार, पुअर, पीजन सब खाते हैं। अगर नमक के टैक्स को हटा दिया जाए, उसकी कोशिश की जाए, तो ऑटोमेटिकली सारी कम्युनिटी हमारे साथ आ जाएगी और वो बड़े लेवल पे मूवमेंट कर सकती है। इसीलिए सोल्ट को टारगेट किया गया, सोल्ट सत्याग्रह किया गया। ओके, जब इरविन ने बात नहीं मानी, इरविन ने 11 मार्च को जब बात नहीं मानी, आखिरी में कोई डिमांड नहीं मानी, इरविन ने नेग्लेक्ट कर दिया हर चीज को, आखिरी में गांधी जी ने 12 मार्च से लेकर और 12 मार्च 1930 से शुरू कर दिया, ठीक है, ठीक है, साबरमती आश्रम से अपनी साबरमती से दांडी यात्रा शुरू कर दी, साबरमती से दांडी, ठीक है, दांडी यात्रा, साबरमती से दांडी यात्रा शुरू कर दी इन्होंने, साबरमती से दांडी यात्रा शुरू कर दी। साबरमती इनका आश्रम था, आपको पता ही है, और दांडी वो कोस्टल एरिया था जहां पर ये इंडिया के बहुत सारे लोग क्या बनाते थे, साल्ट वगैरह बनाते थे, नमक वगैरह बनाते थे। तो गांधी जी ने ये पूरी एक पैदल यात्रा पूरी की, स्टार्टिंग यहां से हुई, ओके, 12 मार्च से, और एंडिंग हुई 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को 1930 में गांधी जी फाइनली दांडी पहुंच चुके थे। 6 अप्रैल को साबरमती से दांडी पहुंच चुके थे। शुरुआत में तो कम लोग थे, लेकिन बाद में लाखों हो गए। शुरुआत में तो सिर्फ 78 वॉलेंटियर्स थे, स्टार्टिंग में सिर्फ 78 वॉलेंटियर थे, ठीक है। बाद में जब ये पहुंचे 6 अप्रैल को और साल्ट रूल को तोड़ दिया, साल्ट रूल ब्रेक डाउन तोड़ दिया गया, ठीक है। दांडी में पहुंचकर इन्होंने साल्ट रूल को तोड़ दिया, साल्ट रूल ब्रेक, ठीक है, तोड़ दिया उसको, ओके, साल्ट रूल, ठीक है, तोड़ दिया गया, तोड़ दिया गया। और लोगों को यह कहा कि आज के बाद ब्रिटिशर्स को किसी भी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और टैक्स के लिए कोई भी किसी ब्रिटिशर्स को टैक्स नहीं देगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन बड़े लेवल पे शुरू हो गया, बड़े लेवल पे शुरू हो गया। ये लगातार चलता रहा, 1930 से लेकर 34 तक लगातार चलता रहा, बीच बीच में रुका, कभी चला, कभी रुका, कभी चला, चलता रहा, 4 साल तक लगातार चलता रहा। ब्रिटिशर्स भी बिल्कुल ढीठ हो गए थे, गांधी जी की डिमांड मानने को तैयार नहीं थे, हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ। तो गांधी जी इस तरह से चीजें ये करते हैं, ओके, ठीक है। तो गांधी जी इस तरह से चीजें करते हैं और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 6 अप्रैल को 1930 में किया गया, ठीक है। 6 अप्रैल को 1930 में साल्ट रूल तोड़ दिया गया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, गांधी जी को इसके लिए अरेस्ट कर लिया गया और फिर जेल में डाल दिया। फिर गांधी जी ने इस मूवमेंट को कंटिन्यू किया। जब वो सेकंड राउंड टेबल में यहां गए, सेकंड राउंड टेबल में इरविन समझौता हुआ, सेकंड राउंड टेबल से पहले गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च को। इतने सिविल डिसोबीडियंस जो है वो चलता रहा। 6 अप्रैल को 1930 से जो स्टार्ट हो चुका था साल्ट मार्च के बाद, जो कि 240 किलोमीटर की यात्रा, 240 मील की यात्रा थी, ये हर दिन 24 मील चलते थे, हर दिन जो है लगभग ये 10 मील चलते थे,
10 माइल की यात्रा ये रोजाना तय करते थे। गांव-गांव जाते, लोगों को इकट्ठा करते और इकट्ठा करके लोगों को नमक कानून तोड़ने के लिए उकसाते थे, ताकि लोग साथ आएं और नमक कानून को तोड़ दिया जाए किसी तरह से। ठीक है, रोजाना 10 मील की यात्रा गांव-गांव तय की जाती थी। 24 दिन तक यात्राएं चलती रही और आखिरी में साबरमती से दांडी पहुंच गए। 5 अप्रैल के दिन पहुंचे थे। फिर 6 अप्रैल के दिन सुबह इन्होंने दांडी जगह पर नमक का पानी भरा और केतली के अंदर उसको उबालना शुरू किया और फिर नमक बनाया और नमक बना के फिर कहा इंडियंस को कि भाई आज के बाद कोई भी ब्रिटिशर्स को नमक का टैक्स नहीं देगा। और इस तरह से फिर शुरू हो गया, लगातार चलता रहा। 5 मार्च को मजबूर होकर अगले साल 5 मार्च को मजबूर होकर ब्रिटिशर्स ने, मजबूर क्यों हुए? क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, पहले राउंड टेबल में गांधी जी गए ही नहीं, कांग्रेस के कोई मेंबर नहीं गया। और आपको पता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वजह से वो नहीं गई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी राउंड टेबल में ना जाए तो कोई फैसला नहीं होता, आपको पता ही है। मुस्लिम लीग गए और अदर लोग गए, लेकिन उनका कोई फैसला नहीं हो पाया। अब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड में पहुंचे, इसीलिए फिर 5 मार्च को अगले साल 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और गांधी जी की कुछ डिमांडें मान ली गई। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जाना था, वो चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि नेहरू जी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी की सजा माफ कराने की सिफारिश लेकर गांधी जी के पास आए थे, क्योंकि उस दिन 5 मार्च के दिन 1931 में लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में समझौता होना था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोकने के एवज में, रोकने के लिए उनको समझौता होना था, जो कि गांधी इरविन पैक्ट भी कहलाता है। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट। आई रिपीट माय पॉइंट, सिविल डिसोबीडियंस के अगले साल 5 मार्च को 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, समझौता हुआ और गांधी जी ने कुछ समय के लिए इसको क्विट कर दिया और फिर गांधी जी सेकंड राउंड टेबल में भाग लेने के लिए लंदन गए। लेकिन गांधी जी का बहुत सारे लोगों ने अपोज किया था कि उन्होंने जिस तरीके से इरविन के साथ समझौता किया वो सही नहीं हुआ है। गांधी जी ने पता नहीं किस मजबूरी के वजह से ये सारा कुछ किया। कांग्रेस के लोग भी इनसे खुश नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे लीडर थे जिन्होंने ये कहा कि भाई ये चीजें ठीक नहीं हुई है। नेहरू जी भी इससे गुस्सा थे, इस बात से। जवाहरलाल नेहरू भी इस बात से गुस्सा थे कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इनकी फांसी माफ हो सकती थी, मतलब इनको उम्र कैद दिलाई जा सकती थी, इनको फांसी इनकी रोकी जा सकती थी, जो कि आगे 18 दिन के बाद 23 मार्च 24 मार्च को होनी थी, वो रोकी जा सकती थी। लेकिन गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, अकेले ही गए, दो ज़्यादा मेंबर जा नहीं पाए। फिर वापस जब वहां से आए तो नवंबर, क्योंकि रिजल्ट नहीं निकला कुछ भी, सेकंड राउंड टेबल का कोई रिजल्ट नहीं निकला। गांधी जी पहुंचे डोमिनियन स्टेटस के ऊपर, गांधी जी भी तैयार नहीं हुए, तो कोई फैसला नहीं निकला। आखिरी में गांधी जी वापस आए और सिविल डिसोबीडियंस दोबारा शुरू की। 1931 में लास्ट में दिसंबर में सिविल डिसोबीडियंस दोबारा शुरू की गई और ये लगातार 3-4 साल चलती रही। ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को पकड़ के जेल में बंद कर दिया, उसके बाद भी मूवमेंट चलती रही। लेकिन जो स्टार्टिंग में जो क्रेज था 1930 में, जो कि स्टार्टिंग में शुरू हुआ 12 मार्च से जो शुरू हुआ, उतना अच्छा क्रेज नहीं था। 6 अप्रैल को जब ये दांडी पहुंची, जो पब्लिक उस समय थी वो बाद में 1934 तक नजर नहीं आई। जैसे तैसे आखिरी में सिविल डिसोबीडियंस को गांधी जी को बंद करना पड़ा विदाउट रिजल्ट। कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है, तो आज हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ा, B.R. अम्बेडकर की टेम्पल एंट्री मूवमेंट के बारे में पढ़ा और गांधी जी की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि साबरमती आश्रम से शुरू होकर दांडी खत्म हुई, जिसका कंपैरिजन जो सुभाष चंद्र बोस नेपोलियन यात्रा से करते हैं, महात्मा गांधी की नेपोलियन यात्रा। मतलब महात्मा गांधी जैसे नेपोलियन यात्रा करते थे यूरोप में कि अलग अलग कंट्रीज को कैप्चर करते हुए जो उन्होंने किया था, उसी तरह से गांधी जी को कंपैरिजन नेपोलियन की यूरोप यात्रा से किया गया कि गांधी जी जैसे सिविल डिसोबीडियंस में जो दांडी मार्च जो इन्होंने किया है वो नेपोलियन यात्रा के जैसा ही है। बड़े लेवल पे लोग इसमें साथ देते हैं, बहुत बड़ी भीड़ का आती है इसमें।
ब्रिटिशर्स को फिर घबराहट हुई कि सिविल डिसोबीडियंस अगर नहीं रुकी तो क्या होगा। इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स का व्यापार खत्म होने लग रहा था। बंगाल पोर्ट में बहुत बुरी हालात हो गई थी, लोग बॉयकॉट कर रहे थे, हर चीज को जला रहे थे, कपड़ों को, ब्रिटिश कपड़ों की होली जलाई जाती, ब्रिटिश प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर रहे थे। बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा था ये। ब्रिटिशर्स को लगता था कि अगर इसी तरह से सिविल डिसोबीडियंस चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि इंडिया से ब्रिटिशर्स का ट्रेड ही खत्म हो जाएगा। लेकिन 1934 में फाइनली ये बंद हो गई सिविल डिसोबीडियंस, गांधी जी को या अपने आप ही बंद हो गया विदाउट रिजल्ट। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे, अगले वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंडिया में लगाया, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसमें बहुत सारा एडमिन सिस्टम इंडिया में लगाया गया था, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब फेल हुई तो ब्रिटिशर्स के सामने कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने इंडिया के लिए फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पूरा तैयार कर दिया था, अपने बेसिस पर अपने दिमाग लगाया और तैयार कर दिया, ताकि इंडिया के ऊपर नया प्रशासनिक व्यवस्था, नई एडमिन सिस्टम यहाँ लगाया जा सके। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ गई होंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार ये चैप्टर आपका है, ठीक है। तो 7 वीडियो में आज इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय। खुश रहो, मज़े से रहो, खूब पढ़ो और बड़े से आदमी बनो, ठीक है। ओके, बाय।